होमो इरेक्टस फॉसिल। अब देखो ये आर्टिकल द हिंदू ने कवर करा था एक दिन, रह गया ये क्योंकि आर्टिकल का नंबर बढ़ जाता है तो रह जाते हैं कई बार, तो आज इसको हम कवर करेंगे। एक बार ना डेनिस ओवान के कुछ लिंकेजेस मिले थे, वो भी हमारे पुराने एंसेस्टर ही थे, एक टाइप के ह्यूमन बींग्स ही थे। तो उनके डीएनए को जब स्टडी करा गया था तो पेपर में सवाल आ गया था, तो आपने इससे रिलेटेड जो अभी अपडेट आ रखी है होमो इरेक्टस फॉसिल के रिलेटेड, उसके बारे में भी याद रखना है। ज्यादातर बोला जाता है कि जैसे हमने डीएनए का यूज कर लिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसा जेनेटिक पैटर्न उस टाइम पे रहा होगा, या उनकी डाइटरी हैबिट कैसी रही होगी, क्या इंटरब्रीडिंग्स हुई होंगी दो स्पीशी के बीच में, क्योंकि पहले सोचते थे कि पहले बंदर था इंसान, जो कि नहीं था, बाद में पता लगा। फिर बंदर बेंड करके जरूर चलता था, अपने नकल्स का भी यूज किया करता था, पर एक्चुअल में बंदर नहीं था, क्योंकि अगर बंदर होता तो फिर बंदर की पॉपुलेशन आज नहीं होनी चाहिए थी। तो हम इवोल्यूशन को देखते थे। इवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल चेंज, किसी भी स्पीशी में आया फ्रॉम वंस अपॉन अ टाइम से लेके आज के टाइम तक, तो आराम आराम से कुछ चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंगरू की स्टोरी आपने सुनी होगी, पहले गोट लाइक अपीयरेंस होती थी उसकी, बकरी जितना होता था, पर आज के टाइम पे जब आप कैंगरू को देखते हो तो उसकी गर्दन कितनी लंबी है। तो बोला गया कि एक टाइम था घास फूस खा लेता था, पर शायद ग्रासलैंड्स की कमी आने लगी तो ये थोड़ा ऊंचे प्लांट्स की तरफ शिफ्ट करे, तो ऐसे गर्दन ऊंची ऊंची करते करते एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी, वो बढ़ती गई, मतलब जो हाइट थी। सॉरी जिराफ, कैंगरू बोलती है, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी, जिराफ। तो जिराफ के केस में क्या हुआ कि वो क्या करता गया, गर्दन को ऊंचा करता गया। तो हुआ क्या, उसने जैसे वो गर्दन खींचनी शुरू करी, वो एकदम से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हाइट नहीं इंक्रीज करी उसकी, टाइम लगा। मतलब वो ऑब्जर्व तो होता गया ऐसे कि हाइट इंक्रीज कर रही है, उसकी गर्दन की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर रही है, पर एकदम से नहीं हुआ। तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअल चेंज, कि कुछ चीजों को आप नहीं देख पाते। जैसे ह्यूमंस के केस में बोला गया था कि ये जो कान है ना, जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे उनके बड़े बड़े कान थे, हाँ, तो उनके तो बहुत ही बड़े साइज के थे, और आज का जो स्टैंडर्ड साइज आपको दिखता है, बोला जाता है इसके कंपैरिजन में छोटे छोटे कान आएंगे जो अगली जनरेशन है, पर उल्टा हो रहा है, ये एनालिसिस गलत हुई है। बच्चे जो है उनके कान थोड़े बड़े दिख रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली छोटे आने चाहिए थे, क्योंकि काम नहीं बचा। कहीं मूव कर लेते हैं कान को, आता है इधर किसी को, कहीं मूव कर लेते हैं ऐसे थोड़ा सा, हुआ को, ऐसे नहीं बिना हाथ अटैच करे, ऐसे ही मूव कर लेते हैं, हिला लेते हैं प्रॉपर ऐसे। तो होता क्या है कि कुछ एनालिसिस गलत भी हो सकती हैं, पर जो ये ग्रेजुअल चेंज होता है इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, वन इज जेनेटिक्स और दूसरा रहता है एनवायरमेंट। बड़ी सारी थ्योरीज आई, कईयों ने पूरा ही ब्लेम डाल दिया कि जेनेटिक्स की वजह से चेंज आता है, कईयों ने बोला कि नहीं पूरा ही एनवायरमेंट की वजह से आता है। बाद में पता लगा नहीं भाई, दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है, एनवायरमेंट की ही वजह से जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं। अब इस बार क्या हुआ, हम हर बार फोकस करते थे डीएनए के ऊपर, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब बोला कि थोड़ी और डीप स्टडी करनी है, तो डीप स्टडी के लिए क्या किया, दांतों के पास में जो प्रोटीन था इसके फॉसिल के, उनको एक्सट्रैक्ट करा गया। मेथड कौन सा करा, तो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा है, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करा। और कौन सा मेथड था, एसिड एचिंग। एसिड एचिंग में क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अटैच करा, जो बस आपको जो सब्सटीट्यूट वहां पे चाहिए सिर्फ वही अटेन करा जाएगा। तो इस तरह से आप इसको अज्यूम करके चल सकते हो, आपको कीवर्ड याद रखना है, दैट इज एसिड एचिंग, मतलब रिमूव कर ली वहां से प्रोटीन। फिर प्रोटीन को स्टडी करा गया और फिर कुछ फाइंडिंग्स निकल के आई जिसके ऊपर आपका प्री ओरिएंटेड कुछ सवाल बन सकते हैं। बाकी ये एक ऑप्शनल है एंथ्रो, और उसमें आता है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज, तो उसके लिए ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, पर बाकियों के लिए नहीं। हाँ, जैसे वेस्टिजियल, आपने टेल बोन के बारे में सुन रखा है, तो टेल बोन आज के टाइम पे किसी काम की नहीं बची है, पर एक टाइम पे काम की थी। हाँ, विजडम टूथ है, आज के टाइम पे ये पेन ही देते हैं और काम कोई नहीं बचा हुआ है। टेल बोन का बताया था मैंने आपको, कहीं बोलते हैं 18-18 घंटे पढ़ना है। तो एक वर्ल्ड वॉर की डिजीज होती थी, उसमें क्या होता था, वो ट्रूप्स बैठे रहते थे बड़ी देर तक, तो बैठे रहते थे तो उनके एनस के थ्रू वो टेल बोन निकल जाती थी, फिर वो सर्जरी से ही ठीक होती थी, तो कईयों की तो वहीं डेथ हो जाती थी। एक यूपीएससी एस्पिरेंट में भी ये प्रॉब्लम देखी गई थी, वो बैठा रहा कि 18 घंटे बोला है टॉपर ने पढ़ने को, तो 18 घंटे वो टेल बोन ही निकल गई एनस के थ्रू, फिर वो सर्जरी के थ्रू ठीक करी गई। सेम जैसे इन्होंने बोला विजडम टूथ, कईयों को या तो आते ही नहीं है, अगर आते हैं तो कईयों को पेनफुल रहते हैं, कईयों के नॉर्मल भी रहते हैं। वो सुना होगा आपने 32 दांत हैं इसके, जो भी बोला सच हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। वो कईयों के या तो पूरे नहीं आते, अक्ल दाढ़ जिसको आप बोलते हो, कईयों को एक आ जाता है, तो वो आज के टाइम पे उसका कोई काम नहीं बचा हुआ है। सेम आपके कैनाइन शार्प से दांत होते हैं 4, ऊपर 2 नीचे 2, तो ये जो दांत थे ये पहले थोड़े बड़े थे साइज में, क्योंकि फ्लैश खाना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था। अब थोड़ी रॉ खाते हो आप, अब तो पूरा बॉइल्ड होता है, सॉफ्ट कर दिया होता है फूड। तो चलो ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आप इवोल्यूशन में पढ़ते हो।
और ये साइंस के लिए अब रख देते हैं बाकी, है ना, कि कौन, नहीं तो हुगो डी व्रीज भी आ जाएगा, डार्विन भी आ जाएगा, बड़े सारे लोग आ जाएंगे। अब चलते हैं होमो इरेक्टस की तरफ। अभी मॉडर्न ह्यूमन के अंदर जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये देखा गया है, जैसे अभी हम क्या बोलते हैं खुद को, होमोसेपियंस, और अगली जनरेशन के लिए एक होमोसेपियन सेपियन भी लगा देते हैं, सब स्पीशी भी ऐड कर देते हैं। पर आप एक वर्ड याद रखिए, होमोसेपियन। पर ये जो होमो वर्ड है, ये जीनस को इंडिकेट करता है, मतलब ये सरनेम है हमारे एंसेस्टर्स का। एक आ गया होमो, एक है सेपियन, पर पीछे आपने क्या पढ़ी हेडिंग, इरेक्टस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि स्पीशी अलग थी पर जीनस क्या था, होमो ही था, ये सेम दिख रहा है। सेम एक और आप सुनोगे हैबिलस, तो इसमें भी क्या लगाओगे, दैट इज होमो। तो ये सारा क्या इंडिकेट कर रहा है, जीनस, पर स्पीशी क्या हो रही है इनकी, डिफरेंट होती जा रही है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो आज का हमारा डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है आज की जनरेशन में, आज के होमोसेपियन के अंदर, उसमें ना 2 या 3 ऐसे एंसेस्टर्स हैं जिनका जीनस तो कॉमन था पर स्पीशी डिफरेंट थी। तो ये एक चीज शो करता है हमको कि उस टाइम पे इंटरब्रीडिंग हुई थी, मतलब 2 स्पीशी जो कि ह्यूमन लाइक अपीयरेंस देती थी वो इंटरब्रीडिंग करते थे, नंबर 1। एंड नंबर 2 जो यहाँ पे चीज इंडिकेट होती है वो ये कि हम इवोल्यूशन में क्या मानते थे, ये पहले का पता है हमें ये चीजें, पर कॉन्टेक्स्ट को शुरू करने के लिए बताना पड़ रहा है। पहले हम मानते थे कि जो इवोल्यूशन है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब है कि एक स्पीशी आई, वो खत्म हुई और दूसरी नई स्पीशी के साथ पूरी तरह से रिप्लेस हुई। पर जब हमने थोड़ा स्टडी करना शुरू करा, इंडिया में भी स्टडीज हुई, साउथ ईस्ट एशिया में स्टडी हुई, चाइना वगैरह के पार्ट में स्टडी हुई, तो पता लगा कि नहीं भाई, ये लीनियर इवोल्यूशन नहीं था। कहीं पे कोई वाली टाइप की होमो स्पीशी थी और कहीं पे कोई वाले होमो स्पीशी थी, मतलब जीनस सबका क्या चल रहा है, होमो। मतलब वो जो हाथ हैं, पैर हैं, क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि दिमाग की क्षमता, वो लगभग सबकी सेम सी है, किसी में कम थी किसी में ज्यादा थी, पर सेम से फीचर आपको दिखाई दे रहे थे। पर कईयों की रेसेस डिफरेंट थी, तो वहां से क्या बोला कि कईयों की एक्टिविटीज अलग थी, कईयों की डिपेंडेंसी अलग चीजों की थी, कोई पहले आया कोई बाद में आया। तो यहाँ से हमें एक चीज और क्लियर होती है कि ये जो इवोल्यूशन हुआ है ये लीनियर नहीं था। स्टेटमेंट आ सकता है कि जो इवोल्यूशन है वो लीनियर ही इमर्ज हुआ था, तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, लीनियर नहीं था। हो सकता है यहाँ पे होमो एबिलस दिख रहा था, यहाँ पे होमो इरेक्टस दिख रहा था, एक कॉन्टिनेंट के ऊपर एक था, दूसरे पे दूसरा था। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये लीनियर बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, ये फ्रेगमेंटेड था, ये ब्रांच स्ट्रक्चर में चल रहा था। नंबर 1 चीज जो आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद थोड़े टाइम पहले 14 ईयर्स सिंस डेनिसोवान के जीनोम को जब स्टडी करा गया था, तो ये मानते थे कि सिर्फ डेनिसोवान का जो डीएनए का लिंक है वो आज के होमोसेपियन के अंदर दिखाई देता है, मतलब सिर्फ इसकी लिंकेज अटैच करी गई। फिर और स्टडी करी गई, बाद में देखा गया कि ये जो होमो इरेक्टस था जो कि पहले आके जा चुका है, तो होमो इरेक्टस के डीएनए के भी जो एविडेंसेस हैं वो आज के सेपियंस में मिलते हैं। तो यहाँ से फिर से प्रूव हो जाता है कि हमारा जो इवोल्यूशन था वो लीनियर नहीं हुआ था, सीधा नहीं था कि एक स्पीशी आ रही थी दूसरे को खा जा रही थी वो खत्म हो रही थी, वैसे नहीं था बिल्कुल भी, ये ब्रांच स्ट्रक्चर में था। थोड़ी सी इमेजेस देखोगे, ये हम अज्यूम करके चलते हैं, ये कहीं ना कहीं लीनियर चीजों को दिखा रहा है कि ये पहले आया होगा, ये बाद में आया, ये उसके बाद आया, बाद में आया, बाद में आया, बाद में आया, इस तरह से हम अजम्पशन लेके चलते थे। पर बाद में पता लगा कि ये सारे साइमल्टेनियसली एक एक टाइम पे रह रहे थे। जैसे डिफरेंट नाम सुनते हो आप, ड्रायोपिथिकस, ये देखो इसके नकल थोड़े से नीचे अटैच्ड हैं। फिर उसके बाद रामापिथिकस था, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, देन होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन फाइनली। पर ये लीनियर इवोल्यूशन नहीं हुआ, ये शायद एक स्पीशी दूसरी स्पीशी इनका लगभग सा सेम सा टाइम हो सकता है। ये हो सकता है कि एक स्पीशी का काल आ चुका हो, वो एंडिंग पे हो, पर 2 स्पीशी एक टाइम पे एग्जिस्ट करती हुई पाई गई हैं। अब अंडरस्टैंडिंग क्या चेंज हुई ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके। सबसे पहले लीनियर प्रोसेस में हम बिलीव करते थे कि एक आया दूसरे को रिप्लेस करा, दूसरा आया तीसरे को रिप्लेस करा, इस तरह से ये लाइन चल रही थी। ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर करी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये ब्रांच स्ट्रक्चर में ही चल रहा था। फिर फॉसिल्स की और डिस्कवरीज होती चली, हमें और होमो की फॉर्म्स मिलती गई जिनमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन थी जो एग्जिस्टिंग हमें पता होती थी। फिर रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स लगाई, जैसे C14 डेटिंग वगैरह आपने सुना होगा, वैसे पोटेशियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, इनको भी यूज करा जाता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग के दौरान। मतलब इनके जो रेडियो एक्टिव वाली फॉर्म्स होती है उनका यूज करते हैं डेट को एनालाइज करने के लिए कि ये जो हमें फॉसिल का सैंपल मिला है कितना पुराना होगा, तो वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग्स लगाई गई और यहां से हमें पता लगा कि मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज को एग्जिस्ट करती थी एट सेम टाइम। तो लीनियर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो पहले खत्म हो चुका था कि लीनियर इवोल्यूशन तो नहीं हुआ। जेनेटिक एविडेंसेस इंटरब्रीडिंग के, इंटरब्रीडिंग शो कर रही है कि जीनस तो कॉमन है होमो, पर 2 डिफरेंट स्पीशीज है जो कि आपस में इंटरब्रीड भी कर रही हैं, रिप्रोड्यूस भी कर रही हैं। 2010 में जीनोम देखा गया निएंडरथल का कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है, आज का जो होमोसेपियन है, उसके अंदर जैसे निएंडरथल का जेनेटिक मेकअप था उसका 1 to 2% कॉन्ट्रीब्यूशन आज भी होमोसेपियन के अंदर देखा जाता है। अब देखो जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं सभी को पता है सबका डीएनए अलग है,
पर कितना परसेंट, बहुत कम होता है। 99% ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, 99.9% अज्यूम कर लेते हैं, जो कि सभी का कॉमन ही है। तभी तो सबको 2 हाथ है, 2 पैर है, और अगर एक भी चीज एक्स्ट्रा आती है तो उसको डिफॉर्मिटी में काउंट करा जाता है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि मैक्सिमम डीएनए हम सभी का सेम है, पर जो सबको यूनिक बनाता है, शक्लें किसी की नहीं मैच कर रही। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार लगता है ऐसे कि इसकी शक्ल जैसा कहीं और भी देखा था हमने, वो हो सकता है, वो कहीं पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट डीएनए जो यूनिक बनता है वो 0.01% की वजह से बनता है। बिल्कुल थोड़ा सा डीएनए होता है जो सबका वेरी करता है। तो यहाँ पे भी वही बोला कि जो आज का होमोसेपियन है उसमें निएंडरथल के लगभग 1 to 2% डीएनए का कंट्रीब्यूशन देखा गया। 2012 में देखा गया, डेनिस ओवान के ऊपर स्टडीज चलती हैं, तो देखा गया कि जो ओशिनिया वही छोटे छोटे माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया वाली साइड की जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं पैसिफिक ओशन में, और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया की जो पॉपुलेशन है, उनके अंदर डेनिस ओवान का डीएनए आज भी 3 to 6% एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको एक तो डीएनए के एविडेंसेस मिले, और कहीं ना कहीं इन्होंने इंटरब्रीडिंग को भी शो करा। पास अगर हुआ है जेनेटिक मेकअप आज वाली जनरेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है इंसेस्टर में रहा होगा कुछ ना कुछ कनेक्शन, वहां पे रिप्रोडक्शन हुई होगी। तो यहाँ से हमें एक तो इंटरब्रीडिंग के एविडेंसेस मिले कि डिफरेंट ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी, स्पीशीज थी, उनके बीच में क्या चल रहा था, कहीं ना कहीं इंटरब्रीडिंग चल रहा था। चैलेंजेस, एंशियंट डीएनए को रिकवर करना, सारे ऐसे जैसे सीआईडी वगैरह में दिखा देते हैं, डीएनए ऐसे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, पिछले दिन सैंपल आया, अगले दिन उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, कई बार महीनों के महीने भी लग जाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। पर यहाँ पे तो सैंपल आपके पास फॉसिल है, फॉसिल में ना तो ब्लड बचा हुआ है, ना स्किन बची है तो हड्डियां और दांत, सिर्फ 2 चीजें। अब इसी में से आपको पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ती है डीएनए को निकालना। अब डीएनए जब निकालना है तो हड्डी से भी ऐसा थोड़ी है एक सिरिंज डाली उसके अंदर और सारा निकल गया, कई बार क्रश भी करना पड़ जाता है, पर उससे आपका फॉसिल डिग्रेड करता है। तो बोला कि डीएनए की जो हमारी डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा है, तो इस बार ऑल्टरनेटिव निकालेंगे कि चलो प्रोटीन का भी यूज कर लेते हैं, क्या पता प्रोटीन से भी हमें कोई चीज एनालाइज हो। तो सबसे पहले तो डीएनए तो डिग्रेड कर जाते हैं डेथ के बाद ड्यू टू एंजाइमेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस, रेडिएशन और टेम्परेचर चेंज करता रहता है, कभी ठंडी है कभी गर्मी है। एक्सट्रीम ठंडी होगी तो वो तो बहुत बढ़िया है, जैसे वुली मैमथ एलिफेंट के बारे में आपने सुना होगा, उसको बड़े बड़े बाल थे, तो वो परमाफ्रॉस्ट कंडीशन में जम गया था, साइबेरिया वाला पार्ट, वहां पे क्या था, फ्रोजन थी कंडीशन, और फ्रोजन थी कंडीशन तो वो एज इट इज ही हमें मिल गया था उसका सैंपल। तो क्यों मिला, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो था। तो अगर वैसी कंडीशन मिलती है तो वहां पे तो सब कुछ ही प्रिजर्व हो गया, वहां पे तो उसकी पूरी बॉडी ही प्रिजर्व कर गई थी। तो परमाफ्रॉस्ट या फ्रोजन सेडिमेंट या डीप केव्स, इन एरियाज में हमें पूरा का पूरा एविडेंस भी मिल सकता है, मतलब जैसा फॉसिल उस टाइम पे डेथ के टाइम पे था वैसा भी मिल सकता है, थोड़ी बहुत डिग्रेडेशन तो फिर भी देखी जाती है। होमो इरेक्टस और जो नई रिसर्च अभी रिसेंट वाली हुई इस साल की जो आप पढ़ रही हो 2026 के अंदर, तो एक तो बोला कि इसका ओरिजिन लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, अफ्रीका, यूरोप, एशिया वाले पार्ट में आपको इरेक्टस की प्रेजेंस मिलती है। डीएनए की जो रिकवरी थी वो हमेशा ही चैलेंजिंग रही निएंडरथल के केसेस में, या फिर टफ थी टू एक्सट्रैक्ट हो सकता है, बोन होती है ना, बोन के भी बिल्कुल सेंटर में जाएंगे, वहां पे डीएनए की प्रेजेंस मिलती है हमको। टीथ साइज में छोटा होता है पर उसके भी अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स को ओपन करोगे तो आपको उसकी प्रेजेंस मिल जाएगी डीएनए की। दिक्कत एक ही है, आपका जो फॉसिल है वो खराब भी करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला कि डीएनए की जो रिकवरी थी वो टफ थी इन केस ऑफ निएंडरथल। तो नेचर स्टडी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला प्रोटीन की एनालिसिस कर लेते हैं इस बार, और जब प्रोटीन की एनालिसिस यहाँ पे करी तो ये पेपर पब्लिश भी इन्होंने करवाया, चाइना में ये सारा रहा। जो होमो इरेक्टस का टीथ है फ्रॉम चाइना, जो कि लगभग 4 लाख ईयर्स ओल्ड है, इतना पुराना सैंपल है, उसमें से किसकी एक्सट्रैक्शन करी गई, दैट इज प्रोटीन। कौन सा मेथड यूज करा गया, एसिड एचिंग, ताकि जो प्रोटीन जैसे दांतों पे लगी हुई थी उसको वैसे ही एक्सट्रैक्ट करा जा सके विदाउट डैमेजिंग, बिना डैमेज के। तो प्रोटीन को वहां से एक्सट्रैक्ट करा गया। और टूथ इनेमल से, इनेमल जैसे बोलते हो ना सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है बॉडी का, तो टीथ तो बोलते हैं, पर टीथ में भी कौन सा होता है, इनेमल वाला। अपने दांतों को घर पे जाके ध्यान से देखना, शीशे में टॉर्च मार लेना, आपको दांत ऐसे दिखेगा, एक तो व्हाइट कलर, पर थोड़ा सा ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना तो एक लाइट कलर की और लेयर यहाँ पे दिखाई देगी, वो भी लाइट से बैंड बनाएगी, व्हाइट कलर की होगी। करी है किसी ने ऑब्जर्व कभी ब्रश करते हुए, कईयों ने मना भी करी, तो देखना इसको जरूर से, ठीक है। तो ये इनेमल एक्चुअल में हार्डेस्ट पार्ट होता है, तो इनेमल से ये प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करी विदाउट डैमेजिंग द फॉसिल। मेन तो दिक्कत यहीं पे है कि फॉसिल नहीं अपना खराब होना चाहिए, तो इसी वजह से हम डिफरेंट मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। इनेमल प्रोटीन ने हमें क्या दिया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कुछ क्लूज प्रोवाइड करे, पर यहां से इंपॉर्टेंस क्या निकल के आई कि हमने प्रोटीन से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अटेन करी रादर देन डीएनए। और डीएनए को क्या बोला जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन की तरह एक्ट करता है, 2 जनरेशन के बीच में ब्रिज की तरह एक्ट करता है, कि एक जनरेशन की इन्फॉर्मेशन दूसरे में डाल दी।
ठीक है, पेरेंट से आया डीएनए और अगली जनरेशन फिर पेरेंट बनेगी तो वो भी क्या करेंगे, अपना जो डीएनए है उसको आगे पास ऑन करेंगे। पर यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन करी गई है इस बार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, वो प्रोटीन का यूज करके करी है। इसके बाद फाइंडिंग्स देख लो, यूनिक प्रोटीन के वेरिएंट फाउंड करे गए जो कि आज और जो बाकी होमो स्पीशीज हैं उनमें नहीं देखे गए थे। और भी प्रोटीन वेरिएंट मिले जो डेनिसोवान के साथ भी शेयर होते हैं, मतलब उसके जो प्रोटीन के सैंपल थे उसके साथ भी होमो इरेक्टस के मैच करे। एंड इन्होंने फिर से एक पॉसिबिलिटी बताई कि इनके बीच में एक टाइम पे इंटरब्रीडिंग हुई थी, तो वो श्योरिटी जो लाई गई है वो अब प्रोटीन एनालिसिस के थ्रू लाई गई। डीएनए तो पहले से चलते आ रहा है, पर यहाँ पे मेन फोकस करा गया प्रोटीन के ऊपर। सवाल सिंपल सा बन सकता है, या तो पूछ लेगा मेथड, आ जाते हैं कई बार ऐसे सवाल, आपने पिछले पेपर अगर सॉल्व करे हैं थोड़े थोड़े, डेनिसोवान पे आ गया सवाल, प्री में आया था सीधा सीधा कि रिसेंट स्टडी करी गई थी जिसमें पाया गया साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया की जो पॉपुलेशन है 3 से 4% डीएनए मैचिंग है, मतलब डीएनए का कुछ फ्रेगमेंट मिलता है आज भी पॉपुलेशन में। आंसर था डेनिसोवान, तो उसमें सारे थे होमो इरेक्टस, हैबिलस, आंसर वाज डेनिसोवान। प्रोटीन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं ये। मेथड रेयर ऑफ द रेयर बनेगा कि थोड़ा तुमसे स्किप करवाने की ट्राई करवाई जाएगी, पर तुमने सुन लिया अब एसिड एचिंग, वो मेथड यूज करा ताकि डैमेज ना करे टीथ और सैंपल भी एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो ये किस स्पीशी के केस में करा गया, ये होमो इरेक्टस के केस में शो करा गया। तो ये सिग्निफिकेंस भी दिखाते हैं कि डीएनए के अलावा भी थोड़ी सी और मेथोडोलॉजी को अगर अडॉप्ट करा जाए तो हम डिफरेंट पार्ट्स यानी कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि प्रोटीन, इनका भी यूज कर सकते हैं टू एनालाइज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन।